डॉक्टर शर्मा, हम आपसे ये समझना चाहें, अभी जो डॉक्टर मिश्रा ने एक बात कही कि देर रात तक पार्टी चलती है, नया साल आने का इंतज़ार सबको रहता है, उसके बाद भी 1-2 घंटे, और अब तो कई बार पढ़कर हैरानी होती है, सुबह 3-3, 4-4 बजे तक पार्टियाँ चलती हैं। अल्कोहल का कॉम्बिनेशन जो हम सब लोग अभी बात हो ही रही है, देर रात तक जागना, दिन भर ऐसा होता नहीं कि लोगों ने दिन भर सोए हों और फिर रात के लिए जाग रहे हों, ऐसा भी नहीं, दिन भर काम करते हैं, शाम को पार्टी हो रही है। अल्कोहल देर रात बल्कि सवेरे तड़के और जागे हुए हैं, तो क्या जो मस्तिष्क है वो किस हालत में होता है उस समय? ये एक बहुत ही भयानक कॉम्बिनेशन है। और मस्तिष्क जब आप रात भर सोए नहीं हैं और रात भर पार्टी करते रहें तो नेक्स्ट डे आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं बिल्कुल भी। और इसी तरह अगर अल्कोहल भी साथ में लिया है तो जैसे जो रिएक्शन टाइम होता है, जैसे आप सोचते हो कि मैं इतनी दूरी पे जाके ब्रेक लगाऊंगा तो गाड़ी रुक जाएगी, लेकिन वो रुकती नहीं है। तो उसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही लीथल होता है। बहुत से लोगों को नींद आने लगती है, हाँ, ड्राइव करते, कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं रहता है। और अगर ड्राइव करते टाइम नींद आना, ये और एक भयानक चीज हो जाती है इन सबके साथ। जी अनिल जी, ये बताइए कि आंकड़े क्या कहते हैं, स्थिति इस समय पर किस तरह से रोड एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं, और रोड एक्सीडेंट्स के अलावा रोड रेज के भी काफी केसेस आते हैं, जैसा हमने बात की कि अल्कोहल भी है, थोड़ी सी मस्ती भी है और अग्रेशन भी रहता है, तो क्या जो रेट है वो कुछ इंक्रीज हो जाता है दुर्घटनाओं का? हाँ, डेफिनेटली, निश्चित तौर पे इस समय में रोड रेज के मामले हों, एक दूसरे से अभद्र व्यवहार हो, गलत तरीके की जेस्चरिंग हो, ओवरटेकिंग की बात हो, या साइड ना देने की बात हो, या रोड कटसी बिल्कुल छोड़ देते हैं इस समय में। और अगर ग्रुप में चलते हैं लोग, खासतौर पे यंगस्टर्स कभी कभी ग्रुप्स में 4-4, 8-8 या 10-10 मोटरसाइकिल्स के ग्रुप में चलते हैं, तो वो एक अपने आप में एक ताकत लगता है उनको उस समय, और वो दूसरे लोगों को कभी कभी डराते भी हैं, टेरराइज भी करते हैं। तो इसके लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए जो हम उठा रहे हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि सर्दी के माहौल में जब कोहरा है, आपने अल्कोहल लिया है, तो ये एक घातक परिणाम के तौर पे सामने आता है। जी डॉक्टर मिश्रा, एक सवाल अब आपसे यहाँ ये हम पूछना चाहेंगे, ये जो बात आ रही है, जो अनिल जी जो बात कह रहे हैं कि प्रभावी कदम उठाने की बात, यानी पुलिस जो है वो हर चौराहे पे, चप्पे पे तैनात हो नहीं सकती, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ पुलिस के डर से ही हम सुधर जाएं और ऐसी चीजें न करें। अमूमन जो मामले आपके पास आते हैं उनमें ज्यादातर आपने क्या पाया कि लोग किस उम्र के थे सबसे ज्यादा? पहले तो हम इसी पर ही बात कर लें। नहीं, ये जो आपने पहले कहा पुलिस सब जगह नहीं हो सकती, लेकिन एक जो लॉ का एक कंसर्न होना चाहिए, और जिसको आप फियर भी कह सकते हैं, क्यों आदमी गलत काम नहीं करता है, क्योंकि उसको डर होना चाहिए कि वो पकड़ा जाएगा और सज़ा होगी। और ये दोनों बातें अगर नहीं हो पा रही हैं तो फिर डर निकल जाता है। ये और बहुत सारे सोसाइटी के बातों में भी इसका योगदान है कि डर का ना होना। तो डर होना बहुत ज़रूरी है। आज वही व्यक्ति विदेश जाता है, बड़ा डिसिप्लिन हो जाता है एकदम से, क्योंकि उसको पता है अगर पकड़ गए $400 फाइन लग जाएगा, फिर वो अमेरिका जाने का नाम भी नहीं लेता है। तो हमारे यहाँ फाइन भी होगा तो नॉमिनल होगा, जो उनको पिंच नहीं करता आजकल। तो एक तो ये बात तो बिल्कुल है जो शुक्ला साहब ने कहा कि इसको लॉ एनफोर्समेंट तो बहुत ज़रूरी है, चाहे उसको आप जैसे करें। आज हिट एंड रन हमारे यहाँ होता है, पता ही नहीं लगता कौन मार के चला गया और पकड़ा ही नहीं जाता कोई। और ज़्यादातर केसेस हिट एंड रन के आते हैं। जितने ब्रॉड डेड हैं हिट एंड रन होता है, जितने सीवियरली इंजर्ड हैं फिर उनका कोई देखने वाला भी नहीं है, हिट एंड रन है, उसमें किसी को नहीं पता किसने मारा, साहब कैसे मारा, ये वहाँ पड़े थे, फिर कोई बेचारा होता है वो ले आता है या पीसीआर ले आती है, वरना कोई पूछने वाला नहीं है। और इसमें जितने लोग भी इन्वॉल्व हैं, ये जो पीक है, ये हमारा जो हम कहते हैं ना एवरेज एज एक्सीडेंट विक्टिम की जो होती है वो 25 से 30 वर्ष में होती है। तो आप समझ सकते हैं कि अधिकांशतः ये बड़े यंग बच्चे हैं। और इसी बात का मुझे अफसोस होता है क्योंकि पेरेंट्स का हाल क्या होगा। एक बच्चा आईसीयू में आके हेड इंजरी के साथ लेट गया और जिसका हमें पता है आउटकम कुछ होना नहीं है, इसका जीवित बच भी जाएगा तो वो कभी भी ब्रेन इंजरी, सीवियर ब्रेन इंजरी के बाद प्री इंजरी स्टेट में नहीं पहुंच सकता। ये बात समझना लोगों को बहुत ज़रूरी है। ब्रेन इंजरी का अगर कुछ इलाज है तो प्रिवेंशन है। होने के बाद ब्रेन इंजरी पे बस
न्यूरोसर्जन का भी बस नहीं होता है, क्योंकि जो आउटकम होना है वो प्राइमरी डैमेज जो हो गई, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि सेकेंडरी डैमेज ना हो उसको, लेकिन प्राइमरी डैमेज का कोई निदान नहीं है हमारे पास। ये समझना लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब कुछ भी कर लें, फिर लोग कहते हैं साहब पटना में है, दिल्ली ले आए। मैंने कहा आप दिल्ली ले जाओ, वॉशिंगटन ले जाओ, जर्मनी ले जाओ, कहीं इसका कुछ नहीं होना, क्योंकि जो डैमेज हो गई वो वापस नहीं होती। मैं ट्रॉमा में हमेशा यही कहता हूँ, डैमेज हैज़ बीन डन, नाउ वी हैव टू सी हाउ मच वी कैन रिट्रीव फ्रॉम देयर। तो वो जो बचाना है वही सबसे बड़ा इलाज भी इसका बन सकता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात को समझने की कि ऐसी स्थितियां ही पैदा ना हो पाएं जिससे इस तरह का कोई हादसा हो। अमूमन कहा यही जाता है कि हादसा हमेशा दूसरे की गलती की वजह से होता है, अपनी गलती से नहीं। तो वो दूसरा कौन है उस पर भी चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले दिल्ली से मनीष कुमार हैं टेलीफोन लाइन पर। मनीष जी, आपका स्वागत, पूछें सवाल। सर, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई रोड एक्सीडेंट होता है और मैं वहां पे हूँ, तो मुझे कहीं डर लग जाता है कहीं मैं उसकी हेल्प करके ना कहीं पुलिस प्रोटेक्शन की चक्कर में मैं फंस न जाऊँ कि कहीं आपने नहीं करवाया, उसके लिए क्या हमें रोल करना चाहिए, मतलब किस तरह से उसकी हेल्प करनी चाहिए और इस चक्कर से हम पुलिस से भी बच सके, मतलब कि हमें उल्टा हो जाए कि हम हेल्प करने जाए और हमारी कुछ नुकसान हो जाए। तो जी, ये आपने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठा दिया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम ये जरूर दिखाते हैं, क्योंकि अभी जो बात आपने कही कि सड़क हादसों में अमूमन देखा यह जाता है कि जब भी किसी व्यक्ति का हादसा हो जाता है, सड़क हादसे के बाद अमूमन वो व्यक्ति वहीं पड़ा रहता है और आसपास से गाड़ियां गुजरती रहती हैं, लोग इंतजार करते रहते हैं कि कोई और आएगा और उसे बचाएगा। लेकिन कुछ लोग सचमुच आगे आते हैं, कई दफ़ा पुलिस समय पर पहुंच जाती है और उस व्यक्ति को अस्पताल लेकर जाती है। लेकिन अगर हमारे आसपास ऐसी कोई भी घटना होती है तो हमें क्या करना चाहिए, किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए और किस तरह उसे अस्पताल पहुंचाना चाहिए, उस पर हम आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। Patient who's lying unconscious or any injury to the chest or the abdomen. The first and foremost thing to see is whether his mouth opening is there, whether any foreign body is there in the mouth, any blood is there, is the passage clear? In other words, is the airway passage clear? So for this we just open the mouth and peep inside and see if there is any blood, any foreign body. It may be a tooth, it may be a vomitus of the patient, patient may have vomited. All this should be removed. And this we can do if we have any suction apparatus, by that or by the use of a cloth or a handkerchief. And we can also turn the patient to the side. If there is any fracture or injury to the neck and we turn the neck or we move the neck, we can aggravate this injury and the patient may become paralyzed neck downwards. So we have to protect the neck, and this we can do by manual inline stabilization or by if we have a cervical collar, we can apply the cervical collar to the patient. So the oxygen supplementation is very important for all trauma patients, and simple maneuvers like jaw thrust, that is we open the mouth and pull the lower jaw forward, or a chin lift, in that we close the mouth and lift up the chin. These maneuvers help in also clearing the airway, because in a patient who is deeply comatose or unconscious, it is the tongue which is causing obstruction. So if we hear any noise while the patient is breathing, that means the airway is obstructed and needs to be cleared. We can also insert a oropharyngeal airway if we know how and if it is available. But this can only be done if patient is deeply comatose, otherwise the patient will gag and vomit. If the patient is breathing spontaneously, then we can supplement his breathing with oxygen enriched air with a face mask which is attached to an oxygen tubing. If the patient is not having any respiration, then either we can give mouth to mouth breathing on the roadside itself, or if we have some basic equipment like an ambu bag, then a trained person can supplement the ventilation with that. Now during transportation of patient, it is very important to protect the cervical spine, that is the neck, but also equally important to protect the rest of the spine. And for moving the patient, we do what is known as a log roll, and we insert the spine board under the patient, and the patient is strapped to the spine board. The neck is further immobilized by putting two rolls on the side of the neck,
and the neck and the chin are secured to the spine board also with the straps, as is the rest of the body. And the patient is transported on this spine board till he is reaching the hospital. So this is to prevent any further injury. If we do not have a cervical collar or we do not have a spine board, we can use any wooden plank, or we can use some cloth or some rolls also to support the neck and support the spine.